हिस्सा बन जाए हमारी सेशन का। So today participants, our topic is review of functional language. And when we talk about language, we are talking about English language, which is part of our business writing course. So if you have any question, you are most welcome. Okay, not yet. Any problem you people experience while speaking or while writing? And when I say writing, it does not mean only business writing. Here we are talking about general English as well. You are writing an essay or an application or whatever you're going to write, you are going to pen down. If you experience any problem, so here is a time, here is an opportunity that you should discuss those problem areas. जी सर, मैं जोया बात कर रही हूँ। एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर देखिए, जैसे हम उर्दू में कभी-कभी लिखते हुए कोई बहुत खास जुमला कह जाते हैं ना, लेकिन अगर हम इसी को इंग्लिश में कर रहे हो ना, तो हम वो चीज़ मिस कर जाते हैं और जब ज़ाहिर-सी बात है हमें एक चीज़ तरतीब देनी नहीं आ रही होती, तो हम उसे स्किप कर देते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। जी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा मिस जोया आपसे कहूँगा कि कुछ पॉइंट्स ना आपको ज़हन में रखने चाहिए। वो पॉइंट्स ये हैं कि देखें, हर लैंग्वेज सदियों के बाद जाके इवॉल्व होती है। रिच लैंग्वेज होती है ना, यानी कि उसमें चीज़ें आती भी हैं, जाती भी हैं। नए वर्ड्स आते हैं, पुराने वर्ड्स डिलीट होते हैं। अच्छा, किसी भी 2 लैंग्वेजेस को आप पैरेलल लेके नहीं चल सकती। यानी कि जब हम बिल्कुल। ट्रांसलेशन की बात करते हैं ना, बेसिकली तो आपका क्वेश्चन ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। तो देखें, एक तो होती है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, जिसे हम लिटरल ट्रांसलेशन या वर्बैटम भी टेक्निकली कहते हैं। ठीक है? ओके। मसलन हम कहते हैं कि जी बिजली चली गई, द लाइट हैज़ गॉन। अब लाइट को हमने पर्सोनिफाई कर दिया ना, एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे दी, लिटरेचर वाला टच दे दिया। अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में इसी फिक्र को कहें तो हम कहेंगे कि देयर इज अ पावर फेलियर, या आई एम एक्सपीरियंसिंग पावर शट डाउन। वही चीज़ें आपने इस बिल्कुल। तरीके से कह दिया। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि जी मेरा गला बैठा हुआ है, वी विल नेवर से माय थ्रोट इज सिटिंग। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब हुआ कि मतलब हर जगह पे हर फिक्रे को आप दूसरी लैंग्वेज में एज इट इज वर्बैटम वर्ड बाय वर्ड नहीं कर सकते। वहां पे हम फिगुरेटिव यानी कि उसका मानी देने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए बाद अगर हम इडियम यूज करते हैं, बाद अगर हम फ्रेजल हुँ, वर्ब्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है? हुँ। और बाद अगर हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो मेरा गला बैठा हुआ तो हम कहेंगे आई गॉट अ सोर थ्रोट और आई हैव गॉट अ बैड थ्रोट। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे हुँ। वर्ड बाय वर्ड के मेरा गला बैठा हुआ है। इसके ऊपर नहीं, नहीं सर, आप मैं बात काट रही हूँ, सॉरी। आप पॉइंट नहीं समझ रहे कि जैसे मैं ये नहीं कह रही कि वर्ड बाय वर्ड लिखना है। मैं कह रही हूँ कि उस चीज़ को ना हम फिर इंग्लिश में कर नहीं पाते। अगर हमें कोई ख़ास जुमला बोलना है, लेकिन हमें उसकी वर्डिंग समझ में नहीं आ रही और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो स्किप हो जाती है। क्योंकि सर मेरा जो ताल्लुक है ना, वो शुरू से ही उर्दू में रहा है और 14 साल से तो ऐसा है सर कि मैं इंग्लिश की तरफ हूँ ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने बीच में कोर्स भी किया था। वो जब तक करती रही, मैं रनिंग में रही और काफ़ी लोगों से अच्छी तरीके से बात भी की। अब सिचुएशन ऐसी होती है कि जब कभी गुस्सा आ जाता है तो इंग्लिश निकल जाती है, अदरवाइज़ जो है मेरी इंग्लिश से लेना-देना नहीं होता, तो इस वज़ह से मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी-सी। जी। आप कोई भी मुझे एग्जांपल दे दें जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस की है। कोई भी एक सिचुएशन बता दें जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया और उसको हम सामने रख के तो उसके ऊपर इस पॉइंट को मजीद इलाबोरेट कर लेते हैं। ठीक है। सर जैसे अभी मैंने पिछले दिनों कज़न को एक टॉपिक लिख के दिया था कि कुतुब बीनी मेरा पसंदीदा मशगला है, या और हम्म दूसरा ये था कि कुतुब बीनी क्यों ज़रूरी है। तो हम्म इन दोनों पे मैंने लिखा था, बट मैं जब इसको इंग्लिश में करने लगी थी ना, जो जो चीज़ें दिल से निकल रही थी ना, वो इंग्लिश में जाके हो नहीं रही थी मुझसे। हम्म जी। उसमें लैक ऑफ वोकेबलरी भी तो हो सकता है। बिल्कुल सर, वही तो कह रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश तो मेरे बिल्कुल
आसपास से भी नहीं गुजर रही होती। पहले हम्म। है तो अभी भी ऐसा होता है कि मैं पढ़ लेती हूँ, लिख लेती हूँ, समझ लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक मैंने आपको बताया, और जब से लिखने लिखाने का सिलसिला है रोमन का, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। और हम्म। दूसरा सिलसिला ये है कि कभी कभी जैसे कुछ वर्ड एस से होते हैं लेकिन उनकी सी की आवाज निकलती है, हमें नहीं पता होता। तो अगर हम गलत पढ़ जाते तो सामने वाला हमें फिर, जाहिर सी बात है आपको पता है हमारा मास्टर मजाक उड़ाता है उसको करेक्ट नहीं कर रहा होता। तो हम्म। ये चीजें थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है। अच्छा, एक तो ये है कि जब आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे राइटिंग में या चाहे स्पीकिंग के अंदर, और दूसरे को मजाक लगता है, तो आप उसकी परवाह ना किया करें, क्योंकि आपने अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, बल्कि आप हम्म। उसके बाद उसको सीखने की कोशिश करें। अच्छा, अब ये बड़ा बिल्कुल। आसान है कि जी आपको अगर प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है तो वो 44 जो साउंड्स हैं इंग्लिश की, 24 वावल साउंड हैं, 20 कॉन्सोनेंट साउंड हैं, आप उनकी प्रैक्टिस उसका चार्ट वगैरह आप करें, लेकिन वो बड़ा बोरिंग है आपके लिए, जाहिर है। तो इसे मैंने शुरू हम्म। में कहा था कि कोई भी लैंग्वेज लर्निंग के लिए उसमें ऑलमोस्ट 45 to 40% रोल होता है लिसनिंग का, सुनने का। हम्म। जब आप सुन रहे होते हैं बिल- तो आपके पास वोकेबलरी भी आ रही होती है, आपके पास एक्सप्रेशन भी आ रहे होते हैं, और आपके पास प्रोनाउंसिएशन भी आ रहा होता है। इसमें जैसे मैंने हम्म। आपको एग्जांपल दी कि आप लोग टेड टॉक की प्रैक्टिस करें लिसनिंग की, उसका ड्यूरेशन ही 12 से 18 मिनट का होता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन किसकी सर? साइकोलॉजी के टेड टॉक्स, TED टेड टॉक्स, मैंने लिंक भी एक बार शेयर किया था ग्रुप में, इनिशियली ओके, जब जी हमने इस जी पर जी। डिस्कस किया था। मैं दोबारा उसको लिख दूंगा, आप मुझे रिमाइंड करवाइएगा ग्रुप में, तो मैं उसको दोबारा लिख दूंगा। अब ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो किसी भी चीज़ को फोकस के साथ 12 से मैक्सिमम 18 मिनट्स तक एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद उसमें डाइग्रेशन आती है, वो वेरिएशन चाहता है, उसको एक वैरायटी चाहिए होती है। और अगर आप खुद को मजबूर करते हैं आफ्टर 18 मिनट्स, तो वो हम्म। इंफॉर्मेशन लॉस में चली जाती है। ये साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है इसके लिए। डिस्प्लेसमेंट का फिनोमेना वहां पे आना शुरू हो जाता है। तो उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका ये था कि थोड़ी सी आप अपनी तवज्जो जैसे एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में लगा ली, थोड़ी सी वॉक कर हम्म। ली, ठीक है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद की, कुछ इमेजिन किया और दोबारा वापस आ गए, तो आप दोबारा फ्रेश हो जाते हैं। एक तो ये चीज़ है। हम्म। दूसरा ये है कि वो जो टेड टॉक है वो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लोग उसको स्पीच करते हैं। उसका ड्यूरेशन ही या तो 12 होता है या 14 या मैक्सिमम 18 मिनट्स होता है। तो मैंने कहा था आप कोई एक टेड टॉक ले लें और उसको हम्म। आप डाउनलोड कर लें अपने पास मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, और उसको आप कोई 10-12 दिन जो है ना लगातार एक ही टेड टॉक को बार बार सुने। उससे 3-4 दिनों ठीक है। के बाद थोड़ी बोरियत तो हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि आपको कम से कम समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये कौन से वर्ड्स हैं जो बार बार उसकी अदायगी हो रही है। ये तो बड़ा आसान सा वर्ड है। मतलब हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, होगा व्हाट योर नेम, तो वो उसको एलिजन कहते हैं, शॉर्ट करके वो बोल रहा होता है स्पीकिंग के अंदर। तो हमें उस चीज हम्म। की फिर अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है। फिर हम उसी तरीके से, जैसे हम पोएम कहते हैं वो पोम कहते हैं बात लोग, तो जो हम्म। नेटिव स्पीकर कर रहा होता है ना, हमने तो उस प्रैक्टिस को फॉलो करना होता है ना। इस तरीके से आप जल्दी चीजें सीख जाते हैं लिसनिंग के जरिए। बनस्पत यह है कि आप उसी चीज की बैठ के पूरे कोर्स अटेंड करना शुरू कर दें, लाइक फोनोलॉजी का कोर्स ले लें या ग्रामर का कोर्स ले लें। तो आप देखें कम से कम आप हम्म। सारे मतलब इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन है ना सारे, तो इसका मतलब ये जी। है कि आपने 10 साल 12 साल तक इंग्लिश पढ़ी है और अभी तक यू आर कंफ्यूज अबाउट टेंसेस, you are confused about हम्म। parts of speech, you cannot हम्म। write even a single paragraph after studying it for 10 or 12 years, one subject, that is English language. It means that there is something missing, and what is that हम्म। missing? That is the focus. जब आपकी नीड होती है ना, मतलब जब आपने प्रपोजल कहीं पे लिख के भेजनी है किसी जगह पे, तो आपका पूरा फोकस प्रपोजल राइटिंग पे हो जाएगा। जब उसका सेशन होगा ना, तो आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे उसके ऊपर। रिपोर्ट राइटिंग का हम्म। होगा तो आप रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर पूरी फोकस करेंगी, प्रेजेंटेशन स्किल का होगा तो आप उसके ऊपर फोकस करेंगी। तो जो चीज़ हमारी नीड में नहीं होती लेकिन होती ज़रूरी है, हमें बाद में चीज़ काम आती है, उसके ऊपर हम जाते नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल। लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ी अरसे के बाद आप खुद मतलब इस चीज़ को फील करेंगी कि आपको इंग्लिश की समझ आना शुरू कर, वो इंग्लिश जो कि अंग्रेज बोल रहा है, ना कि वो इंग्लिश जो हम नॉन नेटिव स्पीकर अपने रीजनल एक्सेंट के साथ बोल रहे होते हैं। ठीक है, ओके सर। तो हमें तो जी उस सर। लेवल के ऊपर जाना है ना। जी जी, सर। it was a very good शुक्रिया। question. Yes, anyone else who would like to come up with his or her point of view?
मेरा तो ख्याल था कि इंग्लिश के टॉपिक के ऊपर यू पीपल विल बी फुल ऑफ क्वेश्चंस, और मैंने इसको अनाउंस भी कुछ दिन पहले इसलिए किया था ताकि आपकी जो भी क्यूरीज हैं, चीज़ें हैं, बेसिकली हम उसको एड्रेस करें। तो अगर आप में से किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन स्टार्ट आवर सेशन फॉर्मली। जी, मुझे लिख के बता दें इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। Okay, then let's start. So today we are going to have a review of grammar, and our subtopic is functional English. And as I have already explained, functional English means the English we are using in our day-to-day language, whether we are speaking or whether we are writing. So that part of English becomes functional part, and it includes grammar most of the time, vocabulary, and our writing skill. And already we have talked a lot about the writing skill. What is the process of writing and what is the process of communication? So we have talked about it. Now, why there are some of the problems which I have gathered and you can add. अच्छा, एक तो ये है कि हम जो ग्रामर पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ लैटिन ग्रामर, इट इज नॉट इंग्लिश ग्रामर. Anyone who would like to share her point of view on this point, Latin versus English grammar? इससे क्या मुराद है, आप समझते हैं? Yes, Sir Arshad has joined us. Walaikum assalam. Sir Arshad, we are just on the first slide, or we are just going to discuss what are the roots of some of grammatical problems, why our grammar is not perfect. It can't be perfect because learning is a lifelong process, but still we face a lot of problem while we are speaking or while we are writing. Grammar becomes a sore point. So in my opinion, one of the reasons is that we study Latin grammar and we do not study English grammar. So anyone who would like to come up with his or her point of view? Yes, Sir Arshad. इससे क्या मुराद आप लेते हैं कि लैटिन और इंग्लिश ग्रामर? सर अर्शद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कनेक्टिविटी का इशू लग रहा है. अच्छा चलो मैं बताता हूँ आपको. लैटिन ग्रामर वो ग्रामर है जो कि लातीनी ज़बान में शुरू से चलती हुई आ रही है. जब वो ग्रीक्स और ये लैटिन और सबका एक रोल चल रहा था, तो उन्होंने जो ग्रामर के रूल्स दिए, जिसमें 12 टेंसेस हैं और इसमें 8 से 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और इसी के ऊपर ही हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं अपनी किताबों में रेनन मार्टन और बाकी चीज़ों को गो थ्रू करते हुए, लेकिन स्टिल वो चीज़ें ठीक नहीं होती. और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक एडवांस लेवल का भी थोड़ा कोर्स है, कि जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें देर आर ओनली 2 टेंसेस, 2 टेंसेस हैं उसके अंदर. बाकी सारे स्ट्रक्चर्स ये एक्सप्रेशंस हैं. यानी कि फ्यूचर टेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज. देर आर फ्यूचर एक्सप्रेशंस. कभी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, कभी आप विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं, कभी आप इवन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी फ्यूचर के माने में इस्तेमाल करते हैं. तो ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन है जो हम अपने मीनिंग के हवाले से करते हैं. जी सर अर्शद, any idea you would like to share about the difference between Latin and American English grammar? Sir, as per my knowledge, English grammar is basically आप current structures को कहते हैं, जो basically English grammar when was introduced, so it was properly organized, and I think Latin was not. Is it? जी जी, ये किसी ने माइक ओपन किया हुआ है, तो प्लीज क्लोज योर माइक एंड लेट सर अर्शद शेयर हिज पॉइंट ऑफ व्यू. ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर. मिस शाजिया, शायद आपका माइक ओपन है. ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. ऑनलाइन आपको पकड़ा नहीं हमारा बदला हमारे. मिस शाजिया, आप अपना माइक थोड़ा सा
म्यूट कर ले। सर आप खुद से म्यूट कर दीजिए ना। इट डज नॉट लुक नाइस। चले उन्होंने कर दिया। जी सर अर्शद। एक्चुअली सर इंग्लिश ग्रामर जो है आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड और इसमें प्रॉपर जो है ना वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है। बट इन लैटिन देयर वाज नॉट अ सर्टेन स्ट्रक्चर्स आई थिंक कि कोई इतना ऑर्गेनाइज रूल्स नहीं थे बहुत। और यही इफेक्ट है लैटिन का इंग्लिश में कि स्टिल वी हैव द लॉट ऑफ एक्सेप्शन इन इंग्लिश एज वेल, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इन्फ्लुएंस तो करती है, लैटिन जो है इन्फ्लुएंस तो करती है इंग्लिश को ना। तो इस जी वजह जी। से हमें ये मिलता है कि बहुत से रूल्स हम भी वोलेट कर देते हैं, बहुत सी एक्सेप्शंस मौजूद है इंग्लिश में जस्ट बिकॉज ऑफ द लैटिन टेस्ट, just because of the Latin taste, क्योंकि Latin grammar, as for my knowledge, के it was not a structured system. That was not a basically we cannot call this के Latin grammar is properly follow the rules and regulations as English does. ठीक है। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, आप लोग एक चीज नोट कर लें, वो है लैटिन ग्रामर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। आपको मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? लैटिन ग्रामर बाय OUP, OUP स्टैंड फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ये एक छोटी सी किताब है, अभी राइट नाउ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आई हैड दैट बुक। तो इससे आपको पता है ये बड़ी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। जो लैटिन है ना बहुत स्ट्रक्चर्ड, बड़े रूल्स इसके अंदर वो हैं। और आपको पता है कि बाइबल भी लैटिन के अंदर ट्रांसलेट हुई थी फर्स्ट टाइम, और इट वाज कॉल्ड अ होली लैंग्वेज। और इसका इंग्लिश के ऊपर इतना ज्यादा असर हुआ कि इंग्लिश ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि एवरी nth वर्ड ये लाइक 7th और 9th 10th, every nth word in English language is coming directly from Latin language से आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश के दो टेंसेस को नहीं जानता, इंग्लिश के वर्ड कैटेगरीज ओपन और क्लोज वर्ड कैटेगरीज को नहीं जानता, लेकिन 12 टेंसेस हम सारे जानते हैं, 8 या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सारे जानते हैं। अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि प्ले, व्हाट इज प्ले? PLAY, वेदर इट इज ए नाउन और इट इज ए वर्ब, तो फर्स्ट टाइम हमारे जहन में आता है कि ये वर्ब है, प्ले यानी कि खेलना। हमारे दिल में ये कैटेगरी इतनी ज्यादा बैठी हुई है, एंड वी फॉरगेट कि सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज ए नाउन। आई वॉच्ड अ प्ले लास्ट नाइट, ठीक है, एंड द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब। नाउ इट इज द Yes. यूजेज ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस that shows what function it is performing, whether it is being used as a noun or it is being used as a verb. तो एक तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है कि हमें इंग्लिश ग्रामर की पढ़ने को इतना मौका नहीं मिला, हमने लैटिन ग्रामर ही को सारा गो थ्रू किया है। और फिर आपने भी देखा होगा और मैंने भी सारा गो थ्रू किया कि हर क्लास में इंग्लिश की एक नई हमें लैंग्वेज बुक मिल जाती है, कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज बुक नहीं है जिसके ऊपर लोगों का उसके ऊपर एग्रीड अपॉन कि अच्छा ये वाली आप लैंग्वेज की किताब इस्तेमाल करें। जिस टीचर को जो अच्छी लगती है वो, या जो सिलेबस बनाने वाला है जो उसको अच्छी लगती है वो कहता है कि आप इसको यूज कर लें। हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। फिर एक और मेरे ख्याल में क्वालिफिकेशन वर्सेस कॉम्पिटेंसी ऑफ द टीचर्स। क्वालिफिकेशन से मुराद ये है कि जो इंग्लिश का टीचर है जो ग्रामर पढ़ा रहा है उसको कम से कम लिंग्विस्टिक्स में अगर वो मास्टर्स नहीं कर सकता तो उसको डिप्लोमा होल्डर जरूर होना चाहिए, ताकि उसको पता हो कि ये टेसल टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज ये क्या है, ग्रामर क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या है, खासतौर पर वोकैबुलरी पढ़ाते हुए, ये साइको लिंग्विस्टिक्स क्या है कि जब आप लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो बच्चे की क्या साइकोलॉजी होती है और किस मराहिल से वो गुजरता है या उसे गुजरना चाहिए। तो वो क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंसी का बड़ा फुकदान है। हम एज ए टीचर रेनर मार्टन और कुछ ऐसी किताबों का हमने रटा लगाया होता है और साल साल हम उसी किताब को ही हम यूज़ करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि हम नंबर तो बड़े ज़बरदस्त लेते हैं, हम हर सेंटेंस को उसका डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्टिव को पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट कर लेते हैं और वाइस वर्सा भी कर लेते हैं। ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब हम कम्युनिकेशन में आते हैं, जैसे कि मिस जोया शक्ति ने शुरू में बात की कि वो करने के लिए अल्फाज वो चीज़ें नहीं मिलती क्योंकि हमारा वो कम्युनिकेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज नहीं है। हम एज फॉरेन लैंग्वेज उसको गो थ्रू कर रहे हैं, बस पढ़ा उसको ऐसे लिखा, टेंसेस अटेम्प्ट किए, प्रेपोजिशन लिखी, पार्ट्स ऑफ स्पीच अटेम्प्ट किए
और उसके बाद चल से चल। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ लिखना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि वी आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद एक और कंसेप्शन ये है कि ग्रामर जब पेपर है तो आप उसकी तैयारी कर लें, लेकिन वी फॉरगेट कि ग्रामर इज अ कोर स्किल। Though we talk about the four language skills, that is listening, speaking, reading, and writing, nobody talks about grammar. But grammar is a basic thing. If while speaking you are committing grammatical mistakes or errors, people will pick out those errors very soon. Or even pronunciation errors, they do pick it, and your entire impression goes down. And especially in a case while you are writing something, आप बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रही हैं, आप रिमार्क्स लिख रही हैं बच्चे की जो होमवर्क डायरी है उसके ऊपर, या एनुअल जब उसका कार्ड आता है, रिजल्ट कार्ड आता है, आप उसके ऊपर रिमार्क्स लिखती हैं और उसमें कोई भी स्पेलिंग की गलती होती है या ग्रामर की गलती होती है और पेरेंट्स उसको पिक करते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन डू दे कैरी? एज अ टीचर यू पीपल अंडरस्टैंड मच मच बेटर देन व्हाट आई कैन से। अच्छा, ये कुछ मैंने नाम से लिखे हुए हैं, मुझे बताएं आप में से कितने लोग हैं जो इन नामों को जानते हैं, लाइक जेफरे लीच, माइकल स्वेन, जॉन ईस्टवुड? यस, ये नाम किस किस ने सुने हुए हैं और इनमें से किसी के बारे में अगर आप कुछ जानते हो? आई डू। जी, एनीवन एल्स? ओके, नहीं सुना, ठीक। जी सर अरशद, व्हाट डू यू नो अबाउट देम? एक्चुअली सर माइकल स्वैन इज माय फेवरेट आंसर, क्योंकि उन्होंने ग्रामर को, स्ट्रक्चर्स को और ग्रामर के रूल्स को जो है वो बड़ा लिंग्विस्टिकली यूज करना बताया है। जैसे जॉन ईस्टवुड ईस्टवुड जो है, इनकी तो बुक खैर हम ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं कराची यूनिवर्सिटी के कोर्स में, ठीक है। तो अब बेसिकली जो है ना वो इन्होंने जो है ना वो बड़ा एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को समझाया और बहुत इजी स्टाइल में, वो जो आपका है ना जो हमारा एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है कि किसी भी टेंस के किसी भी स्ट्रक्चर को जो है वो कुछ एग्जांपल्स दे देना और उसका कर देना। लेकिन माइकल स्वॉन ने जो डिफरेंशिएट किया है चीज़ों को, स्ट्रक्चर्स को ना, वो बहुत आई कंसीडर के बहुत खूबसूरत तरीके से किया है। और नॉर्मली मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल तक आपकी इंग्लिश जाए तो आप माइकल स्वॉन को जरूर प्रेफर करें। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आप बेसिक लेवल के ऊपर कुछ चीजें सीखना चाह रहे हैं तो जॉन ईस्टवुड ने बड़ी सिंपल सी किताब लिखी हुई है, ठीक है, बड़ी सस्ती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की। इसके साथ सीडी मिलती है, इसमें एक्सरसाइजेज भी हैं और इसमें क्वेश्चन भी हैं, और इसका नाम ये आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर के नाम से। जिस जमाने में मैंने ये परचेज की थी इसकी प्राइस आई थिंक 400 या 450 थी, अभी शायद थोड़ी ज्यादा हो चुकी हो। बिल्कुल सिंपल सी इजी सी आपको एक्सरसाइज लेके स्कूल लेवल तक ये आपको लेके चलती है और इसमें कंसेप्चुअल आपकी लर्निंग होती है। एडवांस लेवल पे जाते हैं तो फिर आपके पास माइकल स्वैन है, और अगर उससे भी ऊपर जाते हैं तो फिर जेफरे लीच है। ये वो स्टैंडर्ड ऑथर्स हैं ग्रामर के जिन्होंने सिर्फ ग्रामर के ऊपर काम किया है, ठीक है, और इनकी लिखी हुई चीजें ऑथेंटिक होती हैं। लेकिन हमें जो चीजें पढ़ने को मिलती है वो नॉन नेटिव स्पीकर्स की या वो लोग जो कि ग्रामेरियंस नहीं है उनके लिखी हुई चीजें मिलती हैं, जिससे हमें हमेशा टेंसेस की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ट्रांसलेशन की और इन तमाम चीज़ों की कंफ्यूजन रहती है। तो जब तक हम साहिबुल राय तक नहीं पहुंचेंगे, साहिबुल राय से मुराद जो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, तब तक जाहिर है कि हमारी लर्निंग में, हमारी लैंग्वेज में हमेशा प्रॉब्लम होते रहेंगे। जी, यहाँ पे अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछे, वरना हम फिर नेक्स्ट चलते हैं। Anyone who has got any question so far what we have discussed? No, sir. Okay, then fine, let's move. अच्छा, ये कुछ रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी इसमें से चीज़ें आपको जो हैं वो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगी। ये चूँकि नोट्स की शक्ल में आ जाएंगे आपके पास, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, आप इसमें अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों इंग्लिश के हवाले से चीज़ों को आपकी दी हुई है। लेकिन हमेशा याद रखें कि हम पाकिस्तान में जिस इंग्लिश को फॉलो करते हैं वो है ब्रिटिश इंग्लिश, और उसमें भी चूँकि ब्रिटिश के अंदर बहुत सारे एक्सेंट्स, वैरायटीज और राइटिंग स्टाइल्स हैं, हम जिस इंग्लिश को उसमें फर्दर स्पेसिफाई करते हैं उसे पहले कहते थे किंग्स इंग्लिश। क्या कहते थे? किंग्स इंग्लिश। अभी किंग चला गया तो हम कहते हैं क्वींस इंग्लिश।
और क्वीन का सेंट्रल प्लेस कौन सी है? लंदन, तो इसे लंदन इंग्लिश भी कहा जाता है, यानी कि वो इंग्लिश जो कि लंदन में बोली जाती है, लिखी जाती है, जो उसके अहले ज़ुबान है वो उसको फॉलो करते हैं, वही ट्रेडिशन हमने फॉलो करनी है, हमने किसी और वैरायटी को फॉलो नहीं करना। और जो ट्रेंड्स हैं अमेरिकन के, वो नॉलेज की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब हम एकेडमिक राइटिंग में जाते हैं तो हमें वहाँ पे ब्रिटिश और लंदन इंग्लिश ही को फॉलो करना है। और ये जो मैंने आपको ऑथर बताए हैं, ये इसी इंग्लिश के ऊपर ही इनकी एक्सपर्टीज है। इस तरीके से पर्डू ऑनलाइन राइटिंग लैब है, इसमें भी हमारी आपको सोसाइटी, अच्छा सॉरी सॉरी जी जी, सॉरी नहीं नहीं सर, क्वेश्चन आंसर इज साइड बाय साइड। नहीं क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन एक्चुअली बेसिकली हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जब हम स्टडीज की बात करते हैं, जब हम बुक्स रीडिंग की बात करते हैं, जब हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो वी फॉलो ब्रिटिश एग्जैक्टली एज यू सेड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हेन स्टूडेंट्स एंड एनी प्रोफेशनल मूव टूवर्ड्स द लैंग्वेज सेक्टर्स, तो वो फिर फोकस, मैंने ये देखा है कि वो जरा अमेरिकन पे ज्यादा करते हैं। वो जरा वो खूबसूरत सा एंगल बनता है ना प्रोनाउंसिएशन में और एक्सेंट में, तो दे फॉलो इट और जस्ट टू अपील इट। और फिर वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट होने वाली बात भी हो जाती है कि जो उन्होंने कुछ पढ़ा है उनको जरा डिफरेंट एंगल से पढ़ा दें तो वो ज्यादा अपीलिंग हो जाता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में हमारे स्टूडेंट्स और हमारे काफी प्रोफेशनल्स भी ना कंफ्यूज है। इवन दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज के इवन के मैं काफी अच्छे प्रोफेशनल के साथ भी बैठता हूँ तो दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन सेंटर RE एंड ER, हाँ जी, कि उनको नहीं पता होता कि ER और RE में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, तो वो उसको मैंने तो एक प्रोफेशनल से भी सुना कि वो कह रहा है कि यार एक मैथमेटिकली जो होता है उसके लिए ER यूज करते हैं और जो नॉर्मल सेंटर्स और दायरे होते हैं उनके लिए जो RE यूज करते हैं। तो ये कंफ्यूजन जो है शायद हमारे मास्टर में बहुत ज्यादा है, जिसकी क्लियरेंस बहुत मुश्किल लग रही है मुझे। अगर आपको आइडिया दें कि कैसे इसको ओवरकम किया जाए। अच्छा देखें, वो कहते हैं ना कि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, हम हमेशा वैरायटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते 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 जब हम अमेरिकन सुनते हैं या वो देखते हैं, हमें एक डिफरेंट सी चीज मिलती है। शेड्यूल कहते कहते स्केड्यूल कहना हमें अच्छा लगता है, बायरो कहते कहते बॉल पॉइंट कहना हमें अच्छा लगता है, विजिटिंग कार्ड की जगह हमें नेम कार्ड कहना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एक तो ये वाली चीज है। अच्छा, ये चीज सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं है, मतलब वंस आई वाज रीडिंग अ रिसर्च being done in UK, और वो कहते हैं कि जी अमेरिकन हैव करप्टेड आवर लैंग्वेज। अब इवन यूके की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे भी अमेरिकन का ट्रेंड आ रहा है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जानते हैं कि जो ज्यादा पावरफुल नेशन होती है फाइनेंशियली, और जिसकी ज्यादा पावर होती है, इकोनॉमिक पावर्स होती हैं, उसी का कल्चर और उसी की लैंग्वेज डोमिनेट करते हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन यूके वाज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड, एवरीबॉडी, ऑल द कॉलोनीज, दे वर रनिंग बिहाइंड ब्रिटिश इंग्लिश। और अब चूंकि एक अमेरिका एक न्यू पावर है, Showbiz industry is one of the biggest source. यस, अब Showbiz industry is the biggest source. जी वो भी है। फिर सोशल मीडिया पे देखें ना, उससे तो बिल्कुल ही हर चीज को कर दिया। लेकिन एज अ लैंग्वेज लर्नर वी शुड बी वेरी मच क्लियर कि ऑफिशियली हम किस वर्जन को फॉलो करते हैं और उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, इस नॉलेज के बाद हम जो कुछ मर्जी स्टडी करें और जिस मर्जी स्टाइल में बोलें, दैट विल बी आवर चॉइस। ठीक है सर, दैट विल बी आवर आपको चॉइस। लगता है सर कि ब्रिटिश गोइंग टू बी ऑब्सोलेटेड सून जी बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो जो एज इन ग्लोबल टर्म्स इंग्लिश ऑफ स्टैंडर्ड? जी ग्लोबल इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है, और उसमें डेविड, मुझे पूरा नाम अभी उनका भूल रहा है, याद आ गया तो मैं शेयर कर दूंगा। उन्होंने जो कुछ उसके ऊपर रिसर्च की है, और इवन ब्रिटिश काउंसिल के फोरम के ऊपर उन्होंने अपने लेक्चर दिए हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल भी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अब जो न्यू इंग्लिश आ रही है वो एक डिफरेंट इंग्लिश है। उसमें बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट और इस किस्म के जो अल्फाज बोले जाते हैं, देखे ना, धोबी घाट का वर्ड आपको इंग्लिश डिक्शनरी में मिलता है, ऑक्सफोर्ड में मिलता है, मंत्रा का वर्ड आपको मिलता है, गुरु का वर्ड आपको मिलता है। इसी तरीके से जो थक स्टैटिक मिल वर्ब्स जाता है। होते थे, लाइक होप के साथ आईएनजी नहीं लगता, क्योंकि होप इज अ स्टैटिक वर्ब, नॉट अ डायनामिक वर्ब। ठीक है, अब उसके साथ भी लोग आईएनजी लगाना शुरू हो गए हैं कि आई एम होपिंग, यू आर होपिंग। नाउ दीज थिंग्स आर बीइंग एक्सेप्टेड बट नॉट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। देखिए, जब हम सर बात करते हैं ना लैंग्वेज के हवाले से, उसमें हमेशा आता है SW। आप आइल्ट्स की भी तैयारी करते हैं ना, तो उसमें SWE आता है कि वी हैव टू फॉलो
standard written English. Now, what is the standard written English? We should know. Knowing that, we follow any version, that is our choice. And yes, I agree with you, sir. You are, mashallah, very much experienced. के future of क्योंकि सर मैं इस चीज American को भी English is देख रहा हूँ very ना कि bright. इवन इन इंग्लैंड, इवन इन लंदन, अगर एक शख्स MS वर्ड पे काम कर रहा है तो ही इज कंपेल्ड कि उसको एरर्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर। जी ऐसा ही। और यानी अगर वो 5-1 बैठा, वो बहुत बड़ा जो है ना वो लिटरेचर मास है और वो लंदन में बैठा हुआ है और वो लंदन स्कूल में पढ़ा रहा है या ही इज वेरी प्रोफेशनल इन इंग्लैंड, लेकिन अब वो उसको ये बेयर करना पड़ेगा कि वो कलर की स्पेलिंग लिख रहा है तो उसको नीचे रेड लाइन इतनी बड़ी नजर आएगी। जी तो बिल्कुल। अल्टीमेटली वो इम्पोज कर रहे हैं अपने आप को। और फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये समझ आना कि आज तक इन्होंने ये कोशिश क्यों नहीं की ब्रिटिश वालों ने कि दे कोऑर्डिनेट विद द माइक्रोसॉफ्ट और उनको इस बात पे एग्री करें बाय पेइंग देम इवन कि हमारी डिक्शनरी भी इनेबल की जाए एंड सो ऑन। By nature, British are introverts and Americans are extroverts. यस ये कह सकते हैं। अच्छा, ये पर्डू ऑनलाइन राइटिंग लैब है। इसमें भी बहुत सारे आपको फ्री रिसोर्सेज, खासतौर पे मैट्रिक और इंटर तक इंग्लिश के हवाले से आपको चीज़ें मिलती हैं। इसी के साथ usingenglish.com में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ये चंद एक हैं। इसमें आपको ग्रामर की जो ग्लॉसरीज हैं, जो वर्ड मीनिंग है, जो टर्मिनोलॉजीज के चीज़ें हैं, वो आपको मिलेंगी करने के। इसी के से edufind.com है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ब्रिटिश काउंसिल की साइट पे आपको तो बेतहाशा चीज़ें मिलती हैं। आपने आइल्स की तैयारी करनी है, आपने लाइफ स्किल्स के हवाले से जो वो सब्स्टिट्यूट ऑफ है आइल्स का, आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है, आपने बिजनेस इंग्लिश की तैयारी करनी है। बहुत सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं और प्रैक्टिस के भी मिलते हैं। इसमें आपको वीडियोस भी मिलती हैं, ऑडियोज भी मिलती हैं। आप पूरा स्क्रिप्ट उनका जो ऑडियो का है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपनी क्लास में प्रैक्टिस करवाने के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। अब आइल्स की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले अगर आप इसको थोड़ा सा 1 महीना दे लें तो आपकी लैंग्वेज बेस बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी और फिर आप इजीली आइल्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं, आपको इजी लगेगा। इसी तरीके से आप देखें कोर्सेरा और दूसरी 2-3 और वेबसाइट्स हैं, यूडीमी है, कोर्सेरा है। ये बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑफर कर रही हैं, तो आपको वो सोर्सेज भी इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आपके पास एक इंटरनेशनल कंटेंट का भी एक्सपोजर आपको मिले। कैम्ब्रिज ऐप्स के नाम से आपको बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज की ऐप्स मिलती है जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने लोगों की बेहतरी के लिए दी हुई हैं। तो ये चंद एक रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मैं ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूँ। तो आपको एक रिसोर्स ले लें और इसको गो थ्रू करें और अगली क्लास में मुझे बताएं। लाइक ब्रिटिश काउंसिल ले लें, आप कैम्ब्रिज ऐप्स ले लें, आप edufind.com ले लें, आप पर्डू ऑनलाइन राइटिंग लैब ले लें। किसी एक वेबसाइट को 15 से 20 मिनट के लिए आप एक्सप्लोर करें और फिर बताएं कि क्या वो आपको यूजफुल लगी या वो आपको नहीं लगी। अच्छा, ये चंद एक बुक्स हैं, आप कोई भी एक बुक इसमें ले सकते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर है बेटी एंड अजहर की, ये बहुत शानदार किताब है। और आप में से जो लोग जानते हैं मिस्टर उस्मानी साहब को, जो कंप्यूटर के गुरु हैं और आजकल अमेरिका में हैं, उनकी काफ़ी वीडियोस वगैरह आपको यूट्यूब पे मिलती हैं। वो भी इसी किताब को रिकमेंड करते हैं जो बेटी अजहर की है, नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर। और अगर आप जाएं PDF ड्राइव पे, गूगल पे PDF ड्राइव लिखें और उसके बाद उसके सर्च में जाके आप किसी भी किताब को लिखें तो आपको ऑलमोस्ट 99% बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगी। जो चैप्टर आप गो थ्रू करना चाहें आपको उसको गो थ्रू करें। नेक्स्ट किताब रेमंड मर्फी की है, इंग्लिश ग्रामर इन यूज, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। माइकल स्वैन की है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, वो बड़ी ज़बरदस्त है। एलिमेंट ऑफ स्टाइल, अगर आप देखना चाहते हैं पी कहाँ पे छोटा होना है, पी कहाँ पे बड़ा होना है, प्रेजेंट में पी छोटा आएगा, प्रेजेंट में पी स्मॉल आएगा, ईस्ट में ई कैपिटल आएगा या ई स्मॉल आएगा, वगैरह वगैरह। ये छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये आपको कोई भी स्टाइल बुक ले लें और ये एक्सटेंडेड स्टाइल बुक है, आप इसमें देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एंड आई हैव शोड यू दिस बुक। हाउ इंग्लिश वर्क्स, ये भी एक ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर की तरह ही एक नॉर्मल लेवल की एक किताब है। ये भी आप बिगिनर्स लेवल के ऊपर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, ये एक प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर ये किताब आती है, टॉमसन एंड मार्टिन ने लिखी हुई है। ये बड़ी शानदार है। अगर आप रेनन मार्टिन के शौकीन हैं तो आप ये किताब लेते हैं। इसके साथ आपको 2 छोटी बुक्स और मिलती हैं। इस किताब में आपको सारी थ्योरी मिलती है, मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस और उनके एग्जांपल्स मिलती हैं। और जो इसके साथ बुक्स आती हैं वो सारी प्रैक्टिस बुक्स हैं।
ठीक है, वो सारी आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको की बुक भी मिली हुई है, उससे भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज की पर्टिकुलर कमांड कैसी है। यूनिवर्सल ग्रामर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश है, ये आप जानते होंगे कि ये CSS के लिए भी रिकमेंडेड इंग्लिश बुक है, पायरेटेड बुक। ये भी आपको 200-250 रुपये में उर्दू बाजार कराची से मिल जाएगी, और इसकी आपको ऑनलाइन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप PDF ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इनिशियल बेसिकली रिसर्च है। जो शुरू में किताब आई थी कंटेम्प्रेरी इंग्लिश ग्रामर, उसको 2 किताबों में फर्दर डिवाइड किया गया था, एक यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश थी और एक और कम्युनिकेटिव ग्रामर ऑफ इंग्लिश थी। और ये दोनों किताबें CSS के लिए भी इंग्लिश के रिकमेंडेड बुक्स हैं। और ये वो पहली रिसर्च थी जो 1970s में चार इंग्लिश ग्रामरियंस ने की थी एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ UK, एंड देन दे मेट एट वन कॉन्फ्रेंस एंड देन दे कंबाइंड देयर वर्क which was consolidated in the form of contemporary English grammar. I do have that book but not right now. और वो चूँकि थोड़ी सी मोटी किताब है तो उसको फिर फर्दर 2 किताबों में तकसीम किया गया। तो रिसर्च के हवाले से और आप रेफरेंस के हवाले से, एडवांस कॉन्सेप्ट के हवाले से इस किताब को गो थ्रू कर सकते हैं। और जब डिक्शनरीज की बात आती है तो बहुत सारी डिक्शनरीज हैं, लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए स्टैंडर्ड डिक्शनरी है वो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इसके ऑथर का नाम है A.S. हॉर्नबी। इसके अलावा 3 और किताबें हैं, मीनिंग एंड द इंग्लिश वर्ब, ये खास तौर पे सर अरशद और उन लोगों के लिए है। ये तीनों किताबें, मीनिंग एंड द इंग्लिश वर्ब, ग्रामर बाय F.R. पामर, और ये वो जो किताब मैं कह रहा था, ग्रामर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश ग्रामर भी इसको बोलते हैं। तो ये सारी रेफरेंस ग्रामर है। उसके अलावा अगर आप